Good morning all the students. Welcome in your हिंदी क्लास SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। कक्षा 6 के अंतर्गत यह पाठ आता है। तो बच्चों, समास क्या है? बच्चों, जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार शब्द रचना में भी समास का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या उसे संक्षिप्त करना। यानी शब्दों का जो ग्रुप होता है 4, 5, 2, 3 शब्दों का, अगर हम उन्हें छोटा करके एक शब्द बना दें तो उस जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही कहते हैं समास। यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की परिभाषा आप एक बार दोबारा देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ रसोई के लिए घर, इतने सारे शब्दों के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, रसोई घर। और जो यह शब्द है रसोई के लिए घर और रसोई घर, इन दोनों का इक्वल मीनिंग है। यानी चाहे हम ये लिखें और चाहे हम ये लिखें, लेकिन यहाँ अनेक शब्द हैं और यहाँ केवल एक ही शब्द है। तो जो हमारा साहित्य है उसमें नए शब्दों के निर्माण के लिए भी और संक्षिप्तीकरण के लिए भी, दोनों के लिए समास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण स्थान समास रखते हैं? ओके, यहाँ देखिए, राजा का महल, यानी राजा का महल, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब हम राजमहल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल एक ही शब्द में इसका काम चल जाता है और दोनों का मतलब भी क्या है? इक्वल है। तो इसीलिए संक्षिप्तीकरण के लिए, छोटा करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। यानी यह जो शब्दों का एक शब्द हमने तैयार किया है, यह कहलाता है समस्त पद। क्या कहलाता है? समस्त पद का मतलब है सारा पद। ओके, तो देखिए, समस्त पद कहते हैं जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय के मेल से बना है। ठीक है, विद्या के लिए आलय, 3-4 शब्दों का एक शब्द हमने बना दिया विद्यालय। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह, इतने सारे शब्दों के लिए हमने केवल एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया और यही हमारा समस्त पद भी कहलाएगा, चौराहा। गृह प्रवेश, शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, इन्हें क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब हम यहाँ 2 शब्दों के मेल से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इनका समस्त विग्रह हम करेंगे, समस्त पद का जो हम समास विग्रह करेंगे, वह उसमें मुख्य रूप से 2 ही शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रसोई के लिए घर में, तो रसोई और घर, मुख्य यहाँ पर 2 ही पदों का प्रयोग हुआ है, इसी से हमारा समस्त पद बना है। इधर राजा और महल से ही हमारा राजमहल बना है, तो ये क्या हो गया? 2 पद हो गए। ठीक है, अब देखिए, त्रिकोण को एक्सप्लेन किया गया है, 3 कोण, 3 कोणों का समूह। तो मुख्य रूप से इसमें 2 ही शब्द हैं। कौन कौन से हैं? एक है 3, एक है कोण। लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह बनेगा ये 3 कोणों का समूह। ठीक है, तो जो पहला जो ये पद होता है और ये दूसरा जो पद होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? पहला जो पद होता है इसे कहा जाता है पूर्व पद। ठीक है, और दूसरा जो पद होता है इसे कहा जाता है उत्तर पद। यानी समास में आपको 2 शब्दों का मेल मिलेगा, जिसमें पहला शब्द जो है पूर्व पद और दूसरा शब्द क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर पूर्व पद है और कोण यहाँ पर उत्तर पद है। उसके बाद देखिए, समास विग्रह। तो जिस प्रकार से हम समास जोड़कर, अनेक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देते हैं, पहले वाले प्रोसेस में लाकर ही, यानी पहले वाली स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास विग्रह कहलाएगी। जैसे मान लो त्रिकोण, यहाँ मैंने
तीन कोणों का समूह का एक शब्द बनाया त्रिकोण। तो वापस अगर तीन कोणों का एक समूह बना देंगे तो हम ये क्या कर दिया, हमने इसका विग्रह कर दिया। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका विग्रह कर दिया। रेखा, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। समस्त पद क्या है, देशभक्ति, और समास विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आर्य। ठीक है, तो आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए समास के भेद। तो समास को 6 भागों में बांटा गया है, या समास के 6 भेद हैं। पहली बात तो आप लोगों के कक्षा में यह है, जो पाठ है पहली बार आया है, तो हो सकता है ये जो समास के भेद हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, तो इन्हें याद करने में और इनका उच्चारण करने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो पहले आप इन्हें लिख लिख कर देखेंगे और इनका उच्चारण करेंगे। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, दोबारा इसे बोलेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए बहुव्रीहि, सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 पद होते हैं, तो 2 में से पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होते हैं, जब आप अभी आप लोगों के जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत भी आ गई है, तो संस्कृत में आप अव्यय शब्दों को देख सकते हैं। या फिर ये कहें कि अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए आपको मुश्किल से 5 या 6 अव्यय शब्दों को ही जानना आवश्यक है, जिनमें से कुछ हैं जैसे यथा है, प्रति है, सह, आ है, अह, भर और अन। अगर आप केवल इन्हें भी याद कर लेंगे तो भी आप लोग समास, अव्ययी भाव समास को आसानी से पहचान सकेंगे। अब जैसे कैसे, पहला पद में आपको यही प्राप्त होंगे, यथा शक्ति में देखिए यथा प्राप्त हो रहा है, तो शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो या जैसा संभव हो। ठीक है, आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनजाने, बिना जाने। ठीक है, तो ये था आपका अव्ययी भाव समास, जिसकी पहचान क्या थी कि आपको जो उसका पहला पद है वो क्या प्राप्त होगा, अव्यय प्राप्त होगा, और जो उसका समस्त पद है वह भी अव्यय की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। उसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद कहें या दूसरा पद कहें, ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, सबसे पहले हमने किया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था या अव्यय होता है, और दूसरा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब प्रधान वर्ड क्या है, प्रधान का मतलब है जिस समस्त पद में हम मुख्य रूप से उत्तर पद की ही बात कर रहे हों। ठीक है, चाहे पहला पद कुछ भी कह रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल दूसरे पद की, तो वहाँ है तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों, कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। लोप करने का मतलब है उन्हें समाप्त किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो हमने क्या किया, के लिए को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या थी, विभक्ति चिन्ह थी। या फिर एक बात और भी अगर आप अप्लाई कर सकें यहाँ पर, कि तत्पुरुष समास में जब भी हम विग्रह करेंगे तो ज़्यादातर, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर हमें क्या प्राप्त होंगी, कारक चिन्ह प्राप्त होंगे। जैसे राजा का महल, ठीक है, तो का, के, की तीनों कारक चिन्ह हैं। देश के लिए भक्ति, के लिए कारक चिन्ह है। ठीक है, जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से ये भी क्या है,
कारक चिन्ह है। तो जब भी आप इनका विग्रह करेंगे तो आपको विभक्तियां प्राप्त होंगी, और जब आप इनका समस्त पद बनाएंगे तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये विभक्तियां खत्म हो जाती हैं। यही पहचान है तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या जाना कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विभक्तियों का चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है सिर दर्द, सिर में दर्द, तो में यहाँ पर विभक्ति चिन्ह था जिसे हमने हटा दिया है। अब दूसरा पद प्रधान किस लिए है, क्योंकि हम दर्द की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, दर्द की बात कर रहे हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सवार की बात हो रही है। घुड़सवार, चाहे अब वो घोड़े पे सवार है, चाहे अभी वह किसी हाथी पे सवार है, ठीक है। परलोक गमन, परलोक को गमन, गमन जाने, जाना, गमन का मतलब है जाना, तो हम जाने पर मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। इसी दूसरे पद की प्रधानता की बात मैं कर रही थी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। गुण युक्त, गुण से युक्त। अब इसमें कुछ विशेष भी है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का लोप समास विग्रह के समय नहीं होता, यानी कर्ता के कोई चिन्ह तो आपको मिलेंगे नहीं। कर्ता का होता है ने तो आपको कभी मिलेगा नहीं, और संबोधन हे अरे भी हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे समास, जिसमें हमने आज किया अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को। अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी अगले भेदों को। तब तक इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।